हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी दोस्तों, कल लोकसभा के अंदर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था, लेकिन आज राज्यसभा के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाई है। टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर बात की गई कि कौन कौन से बिंदुओं को यहाँ पे सरकार शामिल कर सकती है और कौन कौन सी जो है जैसे स्टाफ साइड की तरफ से मांगे की गई है। अभी अभी ऑफिशियल अपडेट आया है 22 जुलाई 2025 का, यानी आज की डेट का अपडेट है। DADR को मर्ज को लेकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। फैमिली यूनिट 3 से 3.6 करने और लेवल 1 से लेवल 6 तक जो है मर्ज करने की बात भी यहाँ पे उठी है। तो देखेंगे कौन कौन से सवाल जवाब यहाँ पे हुए हैं, और साथ ही जो है पेंशनर्स को भी 8 CPC का लाभ दिया जाएगा, वो भी सरकार ने आज यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो इन सभी तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, कल लोकसभा के अंदर जो सवाल जवाब हुए थे उन सभी को आपने देख ही लिया होगा। 21 जुलाई 2025 को ये सवाल जवाब हुए थे, और TR भालू और आनंद भरजाई ने 3 सवाल यहाँ पे 3-4 सवाल किए थे कि यहाँ पे 6 महीने हो गए इसकी जो घोषणा की हुई है, इसका और नोटिफिकेशन वगैरह कब जारी किया गया, कि कब किया जाएगा, और इसके जो चेयरमैन वगैरह सदस्य उनकी नियुक्ति कब की जाएगी, और कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब लागू किया जाएगा। लेकिन एक ही बात को पूरी तरीके से यहाँ पे घुमाया गया है कि यहाँ पे सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठित करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग, राज्यों से सभी प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। सरकार द्वारा 8 CPC आयोग की अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के बाद में यहाँ पे जो सिफारिश है उनको लागू किया जाएगा। सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद भी कार्यान्वित किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पूरी तरीके से गोल गोल जवाब दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आज राज्यसभा के अंदर और सवाल जवाब जो है वो देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे सवाल जवाब यहाँ पे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये है राज्यसभा का लिखित प्रश्न संख्या 223, मंगलवार यानी आज की डेट का 22 जुलाई 2025, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। श्री भुवनेश्वर कालिका जी ने सवाल किया है वित्त मंत्री जी से कि वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के 8वें वेतन आयोग के लिए विषय तैयार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद NCJCM से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो सभी NCJCM है या फिर रक्षा मंत्रालय, सभी से इनपुट मांगे गए थे कि आप क्या क्या कर्मचारियों के लिए यहाँ पे मांगे रख रहे हो 8 CPC के अंदर कि ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि NCJCM की तरफ से आपको क्या क्या सुझाव प्राप्त हुए, यदि हाँ तो परिषद के मुख्य सुझाव क्या है, क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है, क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो यहाँ पे उत्तर जो दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने आज यहाँ पे इसका रिप्लाई दिया है। कैसे ख और आपका गैसे गए, ये जो है दो आपका अनुबंध एक में, यानी ये 2 सवाल आपके क और ख, इनका अनुबंध एक में जवाब दिया है। और गै से घ में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी वेतन आयोग इंप्लीमेंट करने से पहले सभी, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, कार्मिक विभाग, इन सभी से इनपुट मांगे जाते हैं कि आप जो अपने कर्मचारियों के लिए क्या क्या मांगे यहाँ पे रखना चाह रहे हो। साथ ही NCJCM से भी इन्होंने मांगी थी। तो ये जो है यहाँ पे इनपुट मांगे गए थे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर रखा है इन्होंने कि ये है दिनांक 22/7/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्यसभा में लिखित प्रश्न के 223 के भाग क और ख के उत्तर में संदर्भ विवरण, यानी क और ख का जो उत्तर है इन्होंने इस तरीके से दिया है। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों की वेतन भत्ते, अन्य लाभों, सुविधाओं, पेंशन, ग्रेजुटी और अन्य सेवारत लाभों आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। केंद्र सरकार के कर्मचारी आएंगे इसके अंदर, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों के, डाक विभाग, केंद्र शासित प्रदेशों के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी, संसद अधिनियम के तहत स्थापित निकायों, ये RBI को छोड़ के, और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों की संस्थाओं के कर्मचारी, ये सभी जो है 8 CPC के अंदर जो लागू होगा इनको फायदा मिलने वाला है। दिनांक 1/1/2026 तक उपयुक्त क में उल्लेखित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी के लिए व्यापक संशोधित वेतनमान स्तर पर विचार करना। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई है। देख सबसे इंपॉर्टेंट है, आयोग विकास और जीवन में आवश्यकता, पिछले 65 वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है, और दिनांक 1/1/2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए डॉक्टर एकरोड फॉर्मूला में संशोधन करते हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिश के संदर्भ में उचित और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याणकारी मामलों आदि का निर्धारण
करेगा। आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार देखिए यहाँ पे खपत की इकाइयाँ जो है 3 परिवार की इकाई यानी 3 से बढ़ा के 3.6 करने के यहाँ पे जो इकाइयों तक पहुँचने पर विचार करें। यानी यहाँ पे आपकी जो परिवार की फैमिली इकाई है 3 से अगर 3.6 मानते हैं तो इसका सीधा सीधा फिटमेंट फैक्टर पे असर पड़ने वाला है। और आगे देखिए दोस्तों, इसका जवाब दिया है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनिवार्य वेतनमानों जैसे लेवल 1 का लेवल 2 के साथ में मर्ज, लेवल 3 का लेवल 4 के साथ मर्ज, लेवल 5 का जो है लेवल 6 का विलय करने पर विचार किया जाना चाहिए। ये भी टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर डिमांड की गई है। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे अगर लेवल मर्ज हो जाते हैं तो प्रमोशन में आप लोगों को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। इसके आगे पॉइंट है एमएससीपी योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार। एमएससीपी की जो विसंगतियां उनको दूर किया जाए और न्यूनतम 3 पदोन्नतियां यहाँ पे दी जाए। उपरोक्त क्रम में उल्लेखित केंद्र सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों तत्काल देखिए दोस्तों यहाँ पे कर्मचारियों के साथ साथ में पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। ये भी सरकार ने यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो पहले ये जो बीच में एक संशय उठा था, डाउट उठा था कि क्या केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशनर्स है उनको एचसीपीसी का लाभ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आपको भी लाभ दिया जाएगा। वेतन और पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारित करना, ये भी एक तरीके से मांग उठी थी एनसी जैसीम की साइड से। और विसंगति समिति की बैठकों और संयुक्त परामर्शदात्री प्रणाली जैसीम की बैठकों को कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों का समाधान करना, 7CPC के अंदर जो विसंगति थी उनका भी समाधान करना। आगे पेंशन, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन 12 वर्षों के उपरांत पेंशन के परिवर्तनशील में बहाली, प्रत्येक 5 वर्षों में पेंशन को जो है यहाँ पे रिवाइज किया जाए। आगे है उसके उपरांत भर्ती के केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सीसीएस के अंतर्गत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना, उसे बहाल करना। सीजीएसएस जो है उसमें सुधार करना। स्नातक और दोस्तों आपको सीईए जो मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी जो है उनके बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आपको 12 तक मिलता है, तो आगे जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर तक जो है इसको सीए को बढ़ाने की बात भी की जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में ऐसे आवश्यक अग्रिमों की समीक्षा करना, उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना, साथ ही समाप्त किए गए अग्रिमों की बहाल करना, ये भी चीज़ यहाँ पे मांग उठी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी कई तरीके की जो जोखिमपूर्ण काम करते हैं उनको जोखिम भत्ता वगैरह, बीमा सुरक्षा, क्षतिपूर्ति आदि की सिफारिश करना, ये सब जो है टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर डिमांड की गई थी। एनसी जैसीम की साइड से ये मुद्दे उठे हैं तो ये सरकार के पास में पहुंच चुके हैं। अब सरकार इनके ऊपर जो समिति बनेगी उसका नोटिफिकेशन वगैरह होगा, उसके बाद में जो कर्मचारी वगैरह गठन वगैरह होगा, चेयरमैन वगैरह, तो वो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, इन सब चीज़ों पे मुद्दों पे गहनता से विचार होगा। इसके बाद में जो अप्रूवल मिलता है उनकी तरफ से वो सरकार को भेजा जाता है और फाइनल जो परमिशन मिलती है वो सरकार की तरफ से मिलती है। सरकार की तरफ से परमिशन मिलने के बाद में ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपके स्टाफ साइड की तरफ से मांग उठी है वो सब चीज़ें यहाँ पे सरकार के पास में पहुँच चुकी है। सरकार ने बताया कि ये चीज़ें हमारे पास में आ चुकी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली होगी उन पर हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे और फाइनल अप्रूवल जो है यहाँ पे सरकार देने वाली। तो ऐसे में इतने सारी जो चीज़ें सरकार के पास में ऑलरेडी पहुँच चुकी है। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर जोर शोर से लोकसभा, राज्यसभा सभी में सवाल जवाब हो रहे हैं और जल्दी जो है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको यहाँ पे जल्दी मिलने वाली है। आज जो है राज्यसभा में टर्म ऑफ रेफरेंस के काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको पता लगे हैं कि हाँ ये चीज़ें अपने फेवर की सरकार के पास में पहुँच चुकी है, उनके ऊपर विचार विमर्श होंगे और DA/DR का भी मर्ज करने की बात की गई थी। अब जो उसमें स्पष्ट होने वाला है, वैसे हालांकि आपका 1 जनवरी 2026 तक आपका जो DA/DR है वो लगभग 60% तक पहुँच जाएगा। इसको मर्ज करने के बाद में सरकार एक इसके ऊपर इंक्रीमेंट देती है जो कि अभी एमबिट की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 34% का है। बाकी दोस्तों 34% भी नहीं तो 20 से 30% की पूरी उम्मीद है कि आपका इतना इंक्रीमेंट तो मिलने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा फायदा अपने को रहने वाला है। फैमिली यूनिटी पे अगर 3 से 3.6 करी जाती है तो इसमें आपको अच्छा खासा फायदा होगा। लेवल को मर्ज करने पे ये होगा कि किसी का लेवल 1 से लेवल 2 में एक प्रमोशन काउंट हो जाता था, अगर इनको मर्ज कर देंगे तो फिर जो आपको प्रमोशन में अच्छा खासा फायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो ये बहुत ही शानदार एक तरीके से पहल रहने वाली होगी। तो एनसी जैसीम के जो जैसीम के साइड से अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए दिए गए हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, क्या कुछ रहता है, पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी ये था दोस्तों अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।